इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी का जो सीरीज चल रहा है हमारा शंकर आईएएस से, उस सीरीज का ये हमारा जो चैप्टर है वो क्लाइमेट चेंज के ऊपर है। क्लाइमेट चेंज जो चैप्टर है ये बहुत इंपॉर्टेंट है यूपीएससी के लिए। इसमें प्रीलिम्स और मेंस दोनों में यहाँ से सवाल पूछता है। तो पहले इसको हम डिफाइन करते हैं कि क्लाइमेट चेंज है क्या, ये क्यों होता है और इससे क्या क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो इस चैप्टर को काफ़ी लेंदी चैप्टर है और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है प्रीलिम्स और मेंस के लिए। तो इसको हम दो पार्ट में डिवाइड करके पढ़ेंगे। तो फर्स्ट पार्ट में हम देखते हैं कि क्या है क्लाइमेट चेंज। मीन्स चेंज ऑफ क्लाइमेट विच एट्रीब्यूटेड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली टू ह्यूमन एक्टिविटीज, मतलब वो एक्शन जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से पड़ता है नेचर पे, उसको उसकी वजह से क्लाइमेट चेंज होता है। ठीक है, तो क्लाइमेट चेंज को ऐसा नहीं होता है कि एक ही दिन में डिफाइन कर देंगे कि क्लाइमेट चेंज हो गया है। तो जो शॉर्ट पीरियड में होता है उसको वेदर चेंज बोलते हैं। और उसी को जैसे कि मान लो 100 ईयर्स हो गए और 100 ईयर्स में मेजर करेंगे कि क्या 100 ईयर्स पहले क्या था और 100 ईयर्स बाद क्या है, तो जो डिफरेंसेस आएगा उससे मेजर करते हैं कि क्लाइमेट चेंज हुआ है। क्लाइमेट चेंज जो होता है उसको टेम्परेचर, रेनफॉल, स्नो एंड विंड पैटर्न से जो है मेजर करते हैं कि क्या टेम्परेचर है, रेनफॉल, स्नो और विंड पैटर्न क्या है। इसको मतलब कि क्लाइमेट चेंज मेजर करने के लिए क्या देखेंगे, कोई तो फैक्टर होना चाहिए, कोई यूनिट होना चाहिए। तो वो यूनिट होता है टेम्परेचर, रेनफॉल, स्नो और विंड पैटर्न। इन फैक्टर से चेक करते हैं कि क्लाइमेट चेंज हुआ है। ठीक है, तो ह्यूमंस आर क्रिएटिंग क्लाइमेट चेंज बाय बर्निंग लार्ज अमाउंट ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। तो फॉसिल फ्यूल जो नेचुरल गैसेस होती हैं, ऑयल्स होती हैं, इनको यूटिलाइज करके क्लाइमेट चेंज जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ के द्वारा किया जाता है, या डिफॉरेस्टेशन करके, मतलब फॉरेस्ट की कटाई वगैरह करके। तो इस तरीके से क्लाइमेट चेंज होता है। तो ये क्लाइमेट चेंज का एक डेफिनेशन था। तो इसके क्लाइमेट चेंज की वजह से क्या क्या इम्पैक्ट पड़ता है हम उसको देखते हैं। और फर्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट इफेक्ट जो पड़ता है वो है ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, तो ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड ग्लोबल वार्मिंग क्लाइमेट चेंज की वजह से होता है। ए ग्रीन हाउस इज ए स्ट्रक्चर हुज रूफ एंड वॉल्स आर मेड चीपली ट्रांसपेरेंट मटेरियल सच एज ग्लास एंड विच द प्लांट रिक्वायरिंग रेगुलेटिंग क्लाइमेट कंडीशन। मतलब ग्रीन हाउस होता क्या है बेसिकली, तो जहाँ पे रिसर्च होता है वहाँ पे प्लांट को, कि क्योंकि प्लांट हम देखते हैं कुछ ऐसे सीजनल प्लांट होते हैं जो एक पर्टिकुलर मौसम में उगते हैं, लेकिन कोई सपोज एक ऐसा बना दो, कंडीशन बना दो ऐसा कि जहाँ पे रेगुलेट कर सको प्रॉपर। जैसे कि अगर बारिश का महीना नहीं है लेकिन फिर भी बारिश के महीने जैसा ही अगर पूरा कंडीशन प्रोवाइड कर सको, तो ऐसे वेल कंट्रोल जो चैम्बर होता है उसी को बोलते हैं ग्रीन हाउस। ठीक है, तो इस ग्रीन हाउस की तरह जो है होता है, इस ग्रीन हाउस जो रिसर्च में यूज होता है, खासकर जो प्लांट टेक्नोलॉजी के रिसर्च होते हैं उसमें। इन ग्रीन हाउस द इंसिडेंट सोलर रेडिएशन, द विजिबल एंड एडजेसेंट पोर्शन ऑफ इंफ्रारेड और अल्ट्रावायलेट रेड और स्पेक्ट्रम पास थ्रू द ग्लास रूफ एंड वॉल्स एंड एब्जॉर्ब्ड बाय द फ्लोर। इसमें क्या होता है कि एक ट्रांसपेरेंट ग्लास का बना हुआ घर होता है, एक तरीके से हम कह सकते हैं ट्रांसपेरेंट ग्लास का बना हुआ होता है, जिसमें अगर मान लो विजुअल रेंज आया, इंफ्रारेड आया, यूवी रेंज आया, लाइट आए, वो जब भी फॉल होता है तो पूरा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है इसके द्वारा, और इसके रूफ के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है और प्रॉपर प्लांट को जो है वो पहुंचा दिया जाए, प्रॉपर प्लांट को उसी अकॉर्डिंग टेम्परेचर वगैरह मिल जाती है। ठीक है, जो मान लो कि कोई विंटर का सीजन है तो भी उसको बारिश का मौसम या गर्मी के सीजन जैसा पूरा क्लाइमेटिक कंडीशन उसको मिल जाता है। ग्लास एंड अदर मटेरियल यूज फॉर ग्रीन हाउस वॉल डू नॉट ट्रांसमिट इंफ्रारेड रेडिएशन। मतलब कि जो भी ग्लास और मतलब ग्लास से बना हुआ होता है वो इंफ्रारेड रेडिएशन को ट्रांसफर नहीं करता है, और सो द इंफ्रारेड कैन नॉट एस्केप अदर रेडिएटिव ट्रांसफर। इसका ये मतलब होता है कि जो भी चैम्बर है इसमें डिफरेंट लाइट्स आते हैं, जो भी डिफरेंट लाइट्स आते हैं उसमें जो इंफ्रारेड होता है एक बार अगर आ गया तो वो स्कैप नहीं कर पाता यहाँ से। स्कैप ना कर पाने की वजह से यहाँ पे टेम्परेचर जो है वो बना रहता है अगर इंफ्रारेड रेडिएशन यहाँ पे पड़ा रहता है तो ग्रीन हाउस इफेक्ट जो होता है उसका इम्पोर्टेंस क्या होता है। ऐसा नहीं कि ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट अगर हो रहा है तो इसके बस मिसयूजेस होंगे, इसके बस प्रॉब्लम क्रिएट होंगे, ऐसा नहीं होता है। इसके कुछ इंपॉर्टेंस भी होते हैं। तो क्या इंपॉर्टेंस होते हैं उसको हम देख लेते हैं। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है वो नेचुरल फिनोमिना है। ये याद रहे कि ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है एक नेचुरल प्रोसेस है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये मिलियंस ऑफ ईयर्स जो अर्थ पे मिलियन ऑफ ईयर से होता चला आ रहा है। ठीक है,
अगर ग्रीन हाउस इफेक्ट ना हो, ठीक है, तो ग्रीन हाउस इफेक्ट ना हो तो जो अर्थ का टेम्परेचर होगा वो -17 डिग्री सेंटीग्रेड होगा, और -17 डिग्री सेंटीग्रेड की वजह से यहाँ पे लाइफ का पाया जाना अर्थ पे बहुत डिफ़िकल्ट होगा। तो इस वजह से यहाँ पे 15 डिग्री सेंटीग्रेड जो है मेंटेन रहता है ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से, जबकि जिसकी वजह से लाइफ पाई जाती है। तो हम कह सकते हैं डायरेक्टली कि फॉर द लाइफ सर्वाइव के लिए ग्रीन हाउस इफेक्ट का होना बहुत ज़रूरी है। और ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है एक नेचुरल फिनोमेना है और ये लगभग मिलियंस ऑफ ईयर से अर्थ पे होता हुआ चला आ रहा है, ठीक है। अब आता है टॉपिक कि ग्रीन हाउस गैसेस कौन कौन से होते हैं। तो ठीक है, ग्रीन हाउस गैसेस को हम देखते हैं तो एटमॉस्फेयर में जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, मेथेन हो गया, नाइट्रस ऑक्साइड हो गया, वाटर वेपर, क्लोरोफ्लोरोकार्बन आर कैपेबल ऑफ ट्रैपिंग द गोइंग इंफ्रारेड रेडिएशन फ्रॉम द अर्थ सरफेस देयर बाय कॉजिंग द ग्रीन हाउस इफेक्ट। मतलब वो सारी गैस हैं जो सन से आने वाली जो भी रेडिएशन है उसको तो पास तो होने देती हैं, लेकिन पास होने के बाद जब अर्थ उसको एब्जॉर्ब करता है और री इमिट करता है तो लॉन्ग वेव की जो रेडिएशन जो लाइट्स होती हैं उन लॉन्ग वेव की लाइट्स को जो है जो ट्रैप कर लेता है। ऐसे गैसेस जो होती हैं वो ग्रीन हाउस इफेक्ट दिखाती हैं, और उसमें आता है कार्बन डाइऑक्साइड, मेथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, वाटर वेपर एंड क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है। तो हेंस दिस गैसेस आर नोन एज द ग्रीन हाउस गैसेस, क्योंकि ये ग्रीन हाउस इफेक्ट दिखाती हैं। जैसे एक वॉल में हमने देखा कि ग्रीन हाउस इफेक्ट पूरा सेट किया जाता है, तो इसी वजह से इन गैसेस को ग्रीन हाउस गैसेस कहते हैं। एंड हीटिंग इफेक्ट इज नोन एज ए ग्रीन हाउस इफेक्ट, और इनके हीटिंग इफेक्ट को ग्रीन हाउस इफेक्ट बोलते हैं। ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन विद जनरल फार्मूला, अगर हम NOx को देखें या NO को देखें या NO2 को देखें तो ये सारी गैसें जो है ना वो कूलिंग इफेक्ट दिखाती हैं। ये सारी गैसें कूलिंग इफेक्ट दिखाती हैं, इनकी वजह से कूलिंग इसलिए इनको कूलिंग कहते हैं, कूलिंग गैस कहते हैं। लेकिन वही नाइट्रस ऑक्साइड की बात करें, N2O की बात करें तो ये ग्रीन हाउस गैस कहलाती है। क्यों कहलाती है? क्योंकि ये टेम्परेचर को हाई करती है, ठीक है, ये एटमॉस्फेयर को वार्म करती है, जबकि अदर जो नाइट्रोजन के ऑक्साइड हैं वो एटमॉस्फेयर को कूल करते हैं। तो अगर इसमें से कोई भी नाइट्रोजन का ऑक्साइड का आ जाए तो सारे जो है ग्रीन हाउस इफेक्ट में पार्टिसिपेट नहीं करते, वनली N2O जो है वो ग्रीन हाउस गैस है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक आता है क्रायोस्फीयर। कई बार जस्ट जनरल टर्म में क्रायोस्फीयर पूछ लेता है क्या है, तो क्रायोस्फीयर रीजन फ्रोजन वाटर पार्ट ऑफ द अर्थ वाटर, पोलर रीजन, स्नो कैप ऑफ हाई माउंटेन रेंज और ऑल द पार्ट ऑफ द क्रायोस्फीयर। मतलब अर्थ पे जहाँ भी वाटर है और वाटर फ्रोजन फॉर्म में पाया जा रहा है, चाहे वो अंडर ग्राउंड वाटर हो, चाहे वो पोलर पे हो, चाहे आइस कैप हो, कुछ भी हो, उसको क्रायोस्फीयर कहते हैं। मतलब वाटर जो कि फ्रोजन फॉर्म में पाया जाए उसको क्रायोस्फीयर कहते हैं, ठीक है। तो ग्रीन हाउस जो गैसेस है उनका हम परसेंटेज देखें तो उनका परसेंटेज कितना है। कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज 60% है, नाइट्रस ऑक्साइड का परसेंटेज 6% है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन का 14% है और मीथेन का 20% है। अगर आ जाए कि असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में कार्बन जो कि ग्रीन हाउस गैसेस है उनको पुट अप करो तो कार्बन डाइऑक्साइड सबसे पहले होगा, फिर मेथेन होगा, फिर क्लोरोफ्लोरोकार्बन होगा, फिर नाइट्रस ऑक्साइड होगा। नेक्स्ट टॉपिक आता है गैस, ठीक है, और उसके सोर्सेस क्या क्या हैं। मतलब जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं और उनके सोर्सेस कौन कौन से हैं उसको हम देखते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है उसका सोर्सेस है बर्निंग ऑफ द फॉसिल फ्यूल्स एंड डिफॉरेस्टेशन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन का जो सोर्स है वो रेफ्रिजरेशन है, सॉल्वेंट है, इंसुलेशन है, फोम है, ठीक है, एरो है, प्रोपेलेंट है, इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल यूजर्स से क्लोरोफ्लोरोकार्बन आते हैं, ठीक है। और मेथेन का जो सोर्स है, ये कई बार पूछा गया है कि मेथेन का सबसे ज़्यादा सोर्स कहाँ है, कौन सा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और कार्बन डाइऑक्साइड का सोर्स जो है वो क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मेथेन का जो सोर्स है वो ग्रोविंग पैडी, ठीक है, एक्सक्रीटर ऑफ द कैटल एंड अदर लाइव स्टॉक, टर्माइट्स, बर्निंग ऑफ द फॉसिल फ्यूल, वुड, लैंडफिल्स, वेटलैंड्स एंड फर्टिलाइजर फैक्ट्रीज, यहाँ से मेथेन्स आते हैं। और सबसे ज़्यादा अगर हम देखें तो पैडी फील्ड वगैरह से मेथेन जो है वो सबसे ज़्यादा आता है। तो ये पूछता है कि पैडी कहाँ से, सोर्सेस क्या होते हैं इन ग्रीन हाउस गैसेस का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये प्रीलिम्स में अक्सर पूछता है, अगर मेंस में इसको हम ऐड करते हैं तो मार्क्स अच्छे मिल जाएंगे। नेक्स्ट होता है नाइट्रोजन ऑक्साइड्स। तो बर्निंग ऑफ द फॉसिल फ्यूल्स, फर्टिलाइजर, बर्निंग ऑफ द वुड एंड क्रॉप, जो रेसिड्यू होते हैं उनसे नाइट्रोजन ऑक्साइड रिलीज होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज होता है आयरन ओर के स्मेल्टिंग से, बर्निंग ऑफ द फॉसिल फ्यूल से, और बर्निंग ऑफ द ई वेस्ट से जो है वो कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज होता है।
तीन गैसों के बारे में थोड़ा सा हम डिटेल में पढ़ते हैं, क्योंकि ये पूछता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको हम थोड़ा डिटेल में पढ़ रहे हैं। कार्बन डाइऑक्साइड जो है, कार्बन डाइऑक्साइड इज ए मेट्रोलॉजिकली ए वेरी इंपॉर्टेंट गैस, ठीक है, एज इट द ट्रांसपेरेंट टू द इनकमिंग सोलर रेडिएशन बट ओपेक टू द आउटगोइंग। मतलब कार्बन, इसका ये कहना है कि जो भी सोलर रेडिएशन सन से आ रहे हैं उनके लिए तो ट्रांसपेरेंट की तरह काम करता है, पास हो जाते हैं, लेकिन जो भी अर्थ से रिफ्लेक्ट होकर वापस जाता है उसके लिए जो ओपेक काम करता है, मतलब उसको पास होने नहीं देता है, ठीक है। नेक्स्ट है, इट ऑब्जर्व ए पार्ट ऑफ द टेरेस्ट्रियल रेडिएशन एंड रिफ्लेक्ट बैक सम पार्ट ऑफ द टूवर्ड्स द अर्थ सरफेस। ये कुछ तो ऑब्जर्व कर लेता है और कुछ अर्थ सरफेस की तरह रिफ्लेक्ट कर देता है, ठीक है। इट्स कंसंट्रेशन इज ग्रेटर क्लोज टू द अर्थ सरफेस एज इट द डेंस दैन द एयर। इसका ये कहने का ये मतलब है कि एयर से थोड़ा सा डेंस होने की वजह से जो कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन हम देखते हैं, डेंसिटी देखते हैं, वो अर्थ सरफेस के पास में ज़्यादा है। नेक्स्ट टॉपिक आता है ओजोन। ओजोन इज अनदर इम्पॉर्टेंट ग्रीन हाउस गैस बट इज वेरी स्मॉल प्रोपोर्शन एट द सरफेस। मतलब ओजोन का एक भी इम्पॉर्टेंट ग्रीन हाउस गैस है, लेकिन इसका जो अमाउंट है वो सरफेस पे कम है, जो स्ट्रेटोस्फीयर लेयर है वहाँ पे ज़्यादा पाया जाता है, क्योंकि एज ए अल्ट्रावायलेट जो रेडिएशन आता है सन से उसको ऑब्जर्व करने का काम करता है, और क्योंकि अल्ट्रावायलेट रेज जो है वो स्किन को बहुत ज़्यादा प्रभावित करती हैं, स्किन कैंसर लगभग डिजीज़ कॉज करती हैं, तो उस सबको प्रिवेंट करने का काम करता है, ठीक है। नेक्स्ट है वाटर वेपर, ठीक है। वाटर वेपर इज ऑल्सो ए वेरिएबल गैस इन द एटमॉस्फेयर विच डिक्रीज विथ एल्टीट्यूड। मतलब जैसे ही ऊपर की तरफ मूव करेंगे वाटर वेपर जो है वो कम होता चला जाएगा, क्योंकि वाटर वेपर जो है भारी होता है डेंसिटी, तो ये नीचे की तरफ सेटल होता है। वाटर वेपर ऑल्सो डिक्रीज फ्रॉम इक्वेटर टूवर्ड द पोल। जैसे हम इक्वेटर से अर्थ पे, इक्वेटर से पोल की तरफ मूव करेंगे, वाटर वेपर जो है घटता जाता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हाई होने की वजह से और मॉइस्चर काफ़ी होने की वजह से, बारिश होने की वजह से इक्वेटर पे वाटर वेपर ज़्यादा बनते हैं, लेकिन पोल हमेशा ठंडा रहता है और इस वजह से यहाँ वाटर वेपर कम बनते हैं। इन द वार्म एंड द वेट ट्रॉपिक्स इट मे अकाउंट फॉर द 4% ऑफ द एयर बाई होल वॉल्यूम। मतलब एयर का जो भी वॉल्यूम है उसका 4% जो है वो वाटर वेपर ही होता है। while in the dry and cold areas of desert and polar region it may be less than 1% of the air, ठीक है। One unique feature about this greenhouse gas is that it absorbs the both incoming, मतलब इनकमिंग और आउटगोइंग रेडिएशन दोनों को एब्जॉर्ब कर सकता है, इसका ये प्रॉपर्टी होता है, ठीक है। तो सारे ग्रीन हाउस गैसेस में अगर हम देखें तो उसमें वाटर वेपर एक ऐसा गैस है जो कि इनकमिंग और आउटगोइंग दोनों तरह के रेडिएशन को ये एब्जॉर्ब करता है। नेक्स्ट जो गैस है वो मीथेन है। मीथेन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ग्रीन हाउस गैस आफ्टर द कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड के बाद सेकंड जो है मीथेन बहुत ही इंपॉर्टेंट गैस है। इट प्रोड्यूस फ्रॉम द डिकम्पोजिशन ऑफ द एनिमल वेस्ट एंड द बायोलॉजिकल मैटर। हमने देखा कि चाहे पैडी फील्ड हो चाहे एनिमल वेस्टेज हो, यहाँ से मीथेन गैस प्रोड्यूस होते हैं। द emission of this gas can be restricted by using the animal wastage and biological matter to produce गोबर गैस। मतलब कि मीथेन के जो प्रोडक्शन है उसको लिमिट किया जा सकता है कि अगर जो बायोगैस है, जो बायोलॉजिकल मैटर्स हैं उनको जो है, एनिमल वेस्ट और बायोलॉजिकल मैटर्स हैं उनको कम कर दे, ठीक है। नाइट्रस ऑक्साइड नेक्स्ट गैस है। N2O और नाइट्रस ऑक्साइड इज ए ग्रीन हाउस गैस। NO and N2 नाइट्रिक ऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड emission cause global warming through the formation of OH radical that destroy the methane molecule country that affect the greenhouse gases, ठीक है। तो N2O एक जो नाइट्रोजन ऑक्साइड हमने देखा पहले ही कि एक ग्रीन हाउस गैस है, लेकिन NO और NO2 की बात करें तो वो कूलिंग इफेक्ट दिखाते हैं, ग्रीन हाउस गैस में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। नेक्स्ट जो आता है गैस वो है कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड इज शॉर्ट लाइव्ड ग्रीन हाउस गैस होता है, इसका लाइफ बहुत शॉर्ट होता है। इट इज़ द लेस डेंस दैन एयर। एयर के कंपैरिजन में देखें तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो लेस डेंस होता है। इट हैज़ एन इनडायरेक्ट रेडियोएक्टिव फोर्सिंग इफेक्ट बाय द इवेल्युएटिंग कंसंट्रेशन ऑफ द मेथेन एंड ट्रोपोस्फेरिक ओजोन थ्रू द केमिकल रिएक्शन with the other atmospheric constituent hydroxyl that would be otherwise destroy them। इसका ये है कि इट हैज इनडायरेक्ट रेडियो एक्टिव फोर्सिंग इफेक्ट। मतलब इसका एक तरीके से इनडायरेक्ट जो है रेडियोएक्टिव फोर्सिंग इफेक्ट है जो प्रोड्यूस करता है मेथेन को, ठीक है, ट्रोपोस्फेरिक जोन में। थ्रू द नेचुरल प्रोसेस इन द एटमॉस्फेयर इट इज इवेंचुअली ऑक्सीडाइज टू द कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड जो है
क्योंकि अब ऑक्सीजन अवेलेबल है एटमॉस्फेयर में, तो इससे रिएक्ट करके ऑक्सीडाइज होकर CO2 में कभी कभी कन्वर्ट हो जाता है। तो ये प्रोसेस जो है कार्बन मोनोऑक्साइड का कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होना बहुत स्लो होता है और बहुत कम कार्बन मोनोऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो पाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है फ्लोरिनेटेड गैस। फ्लोरिनेटेड गैस में आता है तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इट इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट गैस। ठीक है, और कई बार एग्जाम में पूछा भी गया हुआ है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन वेयर फेज्ड आउट बाय द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आया था, उसके अकॉर्डिंग क्लोरोफ्लोरोकार्बन को फेज आउट करने की बात हुआ था, जो कि ओजोन डिप्लेशन करता था स्ट्रेटोस्फेरिक जोन में। ठीक है, ट्रोपोस्फीयर के जोन के ऊपर जो स्ट्रेटोस्फीयर जोन है जहाँ पर ओजोन मिलते हैं, तो उस ओजोन को ये डिप्लेट करता था, वहाँ पे होल क्रिएट करता था। इसलिए इस गैस को कम करने के लिए एक प्रोटोकॉल लाया गया था जिसको बोलते हैं मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ठीक है, नेक्स्ट आता है हाइड्रोफ्लोरोकार्बन। हाइड्रोफ्लोरोकार्बन आर यूज्ड एज द रेफ्रिजरेंट, एरोसोल, प्रोपेलेंट, सॉल्वेंट एंड द फायर जो रिटार्डेंट होते हैं वहाँ पे यूज होते हैं, वहाँ से ये निकलते हैं। These chemicals were developed as a replacement of the chlorofluorocarbon। क्लोरोफ्लोरोकार्बन को रिप्लेस करके हाइड्रोफ्लोरोकार्बन को लेके आया गया था। इनिशियली ये माना जाता था कि हाइड्रोफ्लोरोकार्बन जो है वो जो ग्रीन हाउस इफेक्ट नहीं दिखाता, लेकिन बाद में जाके पता चला कि हाइड्रोफ्लोरोकार्बन भी एक ग्रीन हाउस इफेक्ट दिखाने वाली गैस है। ठीक है, तो इसलिए इसको चेंज करके हाइड्रोफ्लोरोकार्बन गैस को इसको अमेंड करके इसको हटाया गया। एक किगाली अमेंडमेंट आया था 2016 में, तो किगाली अमेंडमेंट 2016 के द्वारा इस गैस को फिर से निकाल दिया गया। नेक्स्ट है परफ्लोरोकार्बन। परफ्लोरोकार्बन आर कंपाउंड प्रोड्यूस एज ए बाई प्रोडक्ट इन द एल्युमिनियम प्रोडक्शन। परफ्लोरोकार्बन कहाँ से प्रोड्यूस होता है? एल्युमिनियम का प्रोडक्शन जहाँ पे होता है वहाँ से एज ए बाई प्रोडक्ट ये प्रोड्यूस होता है। ठीक है, जहाँ पे एल्युमिनियम का प्रोडक्शन होता है या एल्युमिनियम से कुछ भी मैन्युफैक्चरिंग होती है वहाँ से परफ्लोरोकार्बन गैस प्रोड्यूस होती है। ठीक है, जैसे कि हाइड्रोफ्लोरोकार्बन है, परफ्लोरोकार्बन है। इसी तरीके से ये लॉन्ग एटमॉस्फेरिक लाइफ टाइम भी इसका होता है और ग्लोबल वार्मिंग जो है पोटेंशियल रखता है। नेक्स्ट है सल्फर हेक्साफ्लोराइड। सल्फर हेक्साफ्लोराइड इज ऑल्सो ए ग्रीन हाउस गैस। सल्फर हेक्साफ्लोराइड भी एक ग्रीन हाउस गैस है। सल्फर हेक्साफ्लोराइड इज यूज्ड इन द मैग्नीशियम प्रोसेसिंग एंड सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग। यहाँ पे जहाँ पे मैग्नीशियम की प्रोसेसिंग होती है और सेमीकंडक्टर की मैन्युफैक्चरिंग होती है वहाँ से सल्फर डाइऑक्साइड सल्फर हेक्साफ्लोराइड गैस प्रोड्यूस होती है। सल्फर हेक्साफ्लोराइड इज यूज्ड इन द इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन इक्विपमेंट इंक्लूडिंग द सर्किट ब्रेकर्स। ठीक है, नेक्स्ट जो टॉपिक आता है ब्लैक कार्बन सूट। ब्लैक कार्बन सूट इज ए सॉलिड पार्टिकल और एरोसोल though not a gas that contribute to the warming of the atmosphere. black carbon commonly known as the soot। बेसिकली ब्लैक कार्बन जो होता है या सूट जो होता है ये गैस नहीं होता है, एक तरीके की पाउडर होती है, सॉलिड होता है, जो कि कैपेसिटी रखता है जो भी एटमॉस्फेयर से रेडिएशन आ रहे हैं उनको कैप्चर करने के लिए। तो इस वजह से ये भी एक तरीके से एक तो पोल्यूटेंट है जो कि काफ़ी ज़्यादा हेल्थ पे इफेक्ट डालता है, एयर पोल्यूटेंट क्रिएट करता है, और दूसरे जो है ये हीट को भी ट्रैप करता है जिससे ग्रीन हाउस जो है इफेक्ट बढ़ता है। ठीक है, तो इसको हम कह सकते हैं कि ये एक तरीके की पोल्यूटेंट है। और ये कब जनरेट होता है? जब भी हम कोई इनकम्प्लीट बर्निंग करते हैं तो जो सूट बचता है, ठीक है, तो सूट बच जाता है जिसको हम राख कहते हैं, वो होता है ब्लैक कार्बन सूट। ठीक है, नेक्स्ट आता है ब्राउन कार्बन। ब्राउन कार्बन अगर हम देखें तो एक तरीके की ऑर्गेनिक एरोसोल होता है, ये ऑर्गेनिक एरोसोल होता है। ब्लैक कार्बन की तरह हम देखें तो ब्राउन कार्बन भी जो है कि वो बायोमास बर्निंग जब करते हैं तो बायोमास बर्निंग करने के बाद ये लेफ्ट बचता है, तो ये भी एक पोल्यूशन क्रिएट करता है और दूसरे जो है ग्लोबल वार्मिंग में इसका भी पार्टिसिपेशन होता है। तो हम एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है द इंक्रीजिंग अमाउंट ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर इज स्लोली रेजिंग द टेम्परेचर ऑफ द एटमॉस्फेयर बिकॉज इट एब्जॉर्ब, क्योंकि ये एब्जॉर्ब करता है। पहला ऑप्शन है द वाटर वेपर ऑफ द एयर एंड रिटेन्स इट हीट। दूसरा है द अल्ट्रावायलेट पार्ट्स ऑफ द सोलर रेडिएशन। थर्ड है ऑल द सोलर रेडिएशन। डी है द इंफ्रारेड पार्ट ऑफ द सोलर रेडिएशन। जो इंफ्रारेड पार्ट ऑफ सोलर रेडिएशन है जो कि आउट गोइंग होता है, जो अर्थ जो है रिलीज करता है, शॉर्ट वेव को ऑब्जर्व करने के बाद लॉन्ग वेव को रीमिट करता है अर्थ, उसको ऑब्जर्व करने का काम करते हैं ग्रीन हाउस गैसेस। तो ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ग्रीन हाउस गैस प्रोटोकॉल।
ग्रीन हाउस गैस प्रोटोकॉल इज डेवलपिंग स्टैंडर्ड टूल्स एंड ऑनलाइन ट्रेनिंग एंड हेल्प कंट्रीज, सिटीज एंड कंपनीज ट्रैक प्रोग्रेस टूवर्ड देयर क्लाइमेट गोल। मतलब ग्रीन हाउस गैस जो प्रोटोकॉल है इसमें क्या होता है कि जो कंट्री होती हैं, जो सिटी होती हैं, कंपनी होती हैं, जो एक तरीके से अपना एक रूल बना ली है, एक प्रोटोकॉल बना ली है कि इनको ग्रीन हाउस गैसेस को कम करना है, तो उनको उन पे नज़र रखने के लिए उनको एक बार चेक एंड बैलेंस करने के लिए ग्रीन हाउस गैस प्रोटोकॉल जो है वो लाया गया हुआ था। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो 2016 में पूछा गया हुआ है। व्हाट इज द ग्रीन हाउस गैस प्रोटोकॉल? 2016 में पूछा है, जिसका ऑप्शन ए करेक्ट होगा, क्योंकि इट इज द इंटरनेशनल अकाउंटिंग टूल फॉर द गवर्नमेंट एंड द बिजनेस लीडर टू अंडरस्टैंड क्वांटिफाई एंड द मैनेज द ग्रीन हाउस गैस इमिशन। अभी हमने इसका डेफिनेशन जस्ट देखा है, तो ऑप्शन ए जो होगा वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखते हैं हम ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल। जो भी ग्रीन हाउस गैसेस हैं, 6-7 ग्रीन हाउस गैसेस जिसको बारे में हम पढ़े हुए हैं, सबका पोटेंशियल अलग अलग है। कोई ज़्यादा पोटेंशियल रखता है, कोई कम पोटेंशियल रखता है। तो किसी भी गैस के पोटेंशियल को मेजर करने के लिए एक गैस को स्टैंडर्ड पे रखना होगा, उसके हिसाब से सारे को मेजर करेंगे। तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड को स्टैंडर्ड गैस माना जाता है, जिसके ग्रीन हाउस पोटेंशियल जो है 1 रखा जाता है। तो इसके कंपैरिजन में हम सबका देखें तो कार्बन डाइऑक्साइड का 1 होता है और लाइफ टाइम 50 to 200 ईयर्स होता है। ठीक है, और मेथेन का ग्रीन हाउस पोटेंशियल अगर कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में देखें तो 21 गुना होता है और लाइफ टाइम इसका 12 ईयर होता है। नेक्स्ट होता है नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड का 310 होता है और इसका लाइफ टाइम 100 to 20 ईयर्स होते हैं। हाइड्रोफ्लोरोकार्बन का जो होता है वो 140 से 11,700 होता है और ग्रीन हाउस पोटेंशियल, और जो लाइफ टाइम होता है 1 से 270 ईयर्स। परफ्लोरोकार्बन और सल्फर हेक्साफ्लोराइड अगर देखें तो सबसे ज़्यादा जो पोटेंशियल होता है वो सल्फर हेक्साफ्लोराइड का होता है 30,900। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड के तुलना में। तो अगर कंपैरिजन करने को आ जाए कि किसका पोटेंशियल सबसे ज़्यादा है, तो पहले सल्फर हेक्साफ्लोराइड का है, फिर परफ्लोरोकार्बन का है, फिर हाइड्रोफ्लोरोकार्बन का है, नाइट्रस ऑक्साइड का है, मेथेन का है, फिर कार्बन का है। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर द प्रीलिम्स और कई बार स्टेट पीसीएस में ये डायरेक्ट सेंटेंसेस के फॉर्म में पूछा भी गया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट जो टॉपिक है वो ग्लोबल वार्मिंग इम्पैक्ट के ऊपर है कि ग्लोबल वार्मिंग इम्पैक्ट क्या होता है। तो पहला इम्पैक्ट होगा मेल्टिंग ऑफ द आइस कैप। ठीक है, तो मेल्टिंग जो होगा आइस कैप का, जो अर्थ है, अर्थ के दोनों साउथ एंड नॉर्थ पोल पे आइस कैप है। ठीक है, अंटार्कटिका एंड आर्कटिक रीजन पे, तो उसका वो मेल्ट करेगा और जो मेल्ट करेगा जो सी राइज है वो बढ़ेगा। अगर जो सी का लेवल है अगर वो बढ़ेगा तो जो कोस्टल एरिया है वो सबमर्ज हो जाएंगे। कोस्टल एरिया पे जो पॉपुलेशन है उनको इफेक्ट पड़ेगा। कोस्टल एरिया पे जो एग्रीकल्चर फिशिंग वगैरह हो रहा है वो इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो ये सारे इफेक्ट हैं और इसकी वजह से जो होगा वो जो लेवल बढ़ेगा वाटर का, तो काफ़ी ज़्यादा जो इक्वेटर वाले जोन है जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मॉस्किटो वगैरह जनरेट होते हैं, तो वो भी एक प्रॉब्लम हेल्थ पे भी क्रिएट होगा। तो इसकी वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम क्रिएट होंगे। ठीक है, तो एक तो होगा कि मेल्टिंग ऑफ द आइस कैप, दूसरा होगा एक्सट्रीम क्लाइमेट इवेंट। अगर इसकी वजह से होगा तो क्लाइमेट इवेंट भी बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम हो जाएगा, जैसे फ्लड आना, हरिकेन्स आना, ये सारे, और जिसके ऊपर जिसकी वजह से इकोनॉमिक जो है इम्पैक्ट काफ़ी ज़्यादा पड़ेगा। नेक्स्ट आएगा इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन। इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन भी होगा, इसकी वजह से जो कोस्टल एरिया पे जो प्लांट वगैरह हैं वो डिग्रेड होंगे और जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट जनरेशन वगैरह है उनका बिहेवियर चेंज होगा अगर ग्लेशियर वगैरह मेल्ट होंगे तो। ठीक है, तो ये इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन भी एक इफेक्ट है उसका। नेक्स्ट है राइजिंग हेल्थ रिलेटेड इशू, तो स्प्रेड ऑफ डिजीज, जैसे मलेरिया वगैरह जो ट्रॉपिक्स पे होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा ये स्प्रेड करेंगे। जब डिजीज़ वगैरह होंगी इसकी वजह से एक इकोनॉमी पे भी काफ़ी बर्डन पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक आता है बायोडाइवर्सिटी लॉस। ठीक है, लॉस ऑफ द प्लैंकटन ड्यू टू द वार्मिंग ऑफ सी विल एडवर्सली अफेक्ट द मैराइन फूड चेन। सपोज कि कोई अगर जो है कि सी लेवल बढ़ेगा तो टेम्परेचर ज़्यादा हो रहा है तो सी का टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, तो जिसकी वजह से क्या होगा
कि जब टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ेगा तो वहाँ पे जो प्लांट वगैरह जो एडॉप्ट कर लिए हैं फाइटोप्लैंक्टन, कम टेम्परेचर पे उनको ज़्यादा टेम्परेचर मिलेगा तो उनका पूरा एडवर्स इफेक्ट पड़ेगा। और जब फाइटोप्लैंक्टन ही चेंज हो जाएंगे, एडवर्स इफेक्ट पड़ेगा, ये ख़त्म होने लगेंगे, डिग्रेड होने लगेंगे, तो जो पूरे सी में जो प्लांट जो वाटर में जो एक फूड चेन और फूड वेब जो बना हुआ है वो पूरा लॉस होगा। और ब्लीचिंग ऑफ द कोरल रीफ की जो है वो ब्लीचिंग भी होगी, ठीक है। नेक्स्ट होगा नो फूड सिक्योरिटी। तो फूड सिक्योरिटी पे इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि हमने देखा कि जो कोस्टल एरिया है, जो लैंड्स है वो पूरे सबमर्ज हो जाएंगे, तो वहाँ पे जो एग्रीकल्चर होता था वो पूरा लॉस हो जाएगा और फ्लड की वजह से पूरा और साइक्लोन की वजह से सब कुछ डिस्ट्रॉय हो जाएगा। और दूसरे जो एग्रीकल्चर लैंड है, जो फिशिंग वगैरह हो रही है उस पर भी एडवर्स इफेक्ट पड़ेगा, तो जो फूड सिक्योरिटी है वो कम हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है डिटेरोरिएशन ऑफ द कार्बन सिंक, ठीक है। तो हाई लैटिट्यूड फॉरेस्ट स्टोर मोर कार्बन देन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। अगर हम हाई लैटिट्यूड फॉरेस्ट के देखें तो अगर वो जो है कार्बन को ज़्यादा स्टोर करते हैं एज कम्पेयर टू द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। अगर इक्वेटर पे देखें तो इस वाले जोन पे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट पाए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे हर दिन दोपहर को बारिश होती है और उस बारिश की वजह से यहाँ एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट पाए जाते हैं। लेकिन फिर भी यहाँ पे जो कार्बन सिंक होता है, कार्बन को स्टोर करने की जो क्षमता होती है वो कम होती है एज कम्पेयर टू द जो पोलर जोन पे होते हैं, ठीक है। तो व्हेन द परमानेंट मेल्ट्स ड्यू टू द ग्लोबल वार्मिंग, जब परमाफ्रॉस्ट होगा, जो मेल्ट होगा, मतलब कि जो आइस जमे होंगे यहाँ पे, ठीक है, जो हमेशा परमानेंट जो फ्रोजन फॉर्म में होते हैं वो जब मेल्ट होंगे तो इट रिलीज द कार्बन इन द फॉर्म ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड एंड मेथेन। तो कार्बन डाइऑक्साइड और मेथेन के फॉर्म में कार्बन को रिलीज करेगा, ठीक है। तो इसका एक इफेक्ट होगा। सी लेवल का तो चेंज तो होगा ही, ठीक है। नेक्स्ट आता है प्रोसेस दैट कॉल चेंज इन द सी लेवल। सी लेवल का प्रोसेस कैसे चेंज होता है, तो कुछ खास इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है ये, प्रीलिम्स में तो ऐसे भी नहीं पूछता है, तो मेंस के टाइम देखेंगे, इसको अभी हम स्किप करते हैं। बस टॉपिक देखें कि एक होता है स्टैटिक चेंज, दूसरा होता है टेक्टोनिक चेंज, ठीक है। द इम्पोर्टेंस ऑफ द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सी लेवल, तो ये सारे हैं। और चेंजेस इन द ग्लोबल सी लेवल, तो ग्लोबल जो सी लेवल कैसे चेंज होता है और कैसे पूरा एटमॉस्फेयर, मेराइन वाटर डेंसिटी, वेलोसिटी जो ओशनिक करंट का होता है, आइस फॉर्मेशन और फॉल होता है, ये सारे कैसे चेंज होते हैं, ये सारी चीज़ें जो है ये मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स के लिए नहीं, तो इसको हम स्किप करते हैं। और नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं कुछ इस चैप्टर का,